हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में एसएस की टीचिंग मेथड की लास्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है उपलब्धि परीक्षण, जिसके अंतर्गत उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, इसकी परिभाषाएं तथा उपचारात्मक परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण तथा जो शैक्षणिक उद्देश्य का प्रतिपादन किया था ब्लूम ने, वो अपन आज पढ़ेंगे। ब्लूम के उद्देश्यों में से भी दो बार कंटिन्यू क्वेश्चन आए हुए हैं। 2015 में भी आया था, 2018 में भी आया था। तो आज अपन शैक्षणिक उद्देश्य मुद्दे 2 यूनिट 12 को कंप्लीट कर लेंगे। आज अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। पढ़ते रहिए, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उपलब्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो आप याद रखिएगा उपलब्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो हैं डेविड सी मैक्लेलैंड। आपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत भी पढ़ा होगा मनोविज्ञान में कि उपलब्धि परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, तो डेविड सी मैक्लेलैंड द्वारा उपलब्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया गया था। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एसएस टीचिंग मेथड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है कि शिक्षण के दौरान छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है वो उपलब्धि कहलाता है, तथा इस उपलब्धि को जांचने के लिए, जानने के लिए जो प्रयोग में किया जाने वाला परीक्षण होता है उसको क्या कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान की उपलब्धि को जानने के लिए जो परीक्षण प्रयोग किया जाता है वो उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। और उपलब्धि परीक्षण के उपनाम क्या क्या है आप याद रखिएगा। मात्रात्मक परीक्षण, लब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण किसको कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण को कहते हैं। अब इसकी परिभाषाएं देखिए आप। सबसे पहले आती है फ्रीमैन की परिभाषा। फ्रीमैन ने क्या कहा है उपलब्धि परीक्षण के बारे में कि उपलब्धि परीक्षण जो है वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समाज और कौशल का मापन करता है। फ्रीमैन ने कहा है उपलब्धि परीक्षण के बारे में कि उपलब्धि परीक्षण ऐसा अभिकल्प है जो कि एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समाज और कौशल का मापन करता है। फिर इसके बाद दूसरी परिभाषा आती है महेश भार्गव की। महेश भार्गव ने निष्पत्ति परीक्षण के बारे में कहा है कि निष्पत्ति परीक्षण से हमारा तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिनमें एक निश्चित समय अवधि में प्रशिक्षण और सीखने के बाद किसी एक विशेष विषय या विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान और समाज का मापन किया जाता है। इसको आप शॉर्ट से भी याद कर सकते हो कि फ्रीमैन ने क्या कहा है कि फ्रीमैन ने उपलब्धि परीक्षण को अभिकल्प कहा है, तो अभिकल्प से याद रखेगा फ्रीमैन। फिर महेश भार्गव ने क्या कहा है, महेश भार्गव ने कहा है कि निश्चित समय अवधि में प्रशिक्षण कौन है, उपलब्धि परीक्षण है। फिर इसके बाद सुपर की परिभाषा आती है। सुपर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी अच्छी तरह कर लेता है। ये किसने परिभाषा दी है उपलब्धि परीक्षण की, सुपर ने दी है। याद रखना इंपॉर्टेंट परिभाषा है उपलब्धि परीक्षण की, सुपर की। सुपर ने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा वह कोई कार्य कितनी अच्छी तरह कर लेता है। फिर आते हैं गैरिसन की परिभाषा। गैरिसन ने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण जो है बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट क्षेत्र में, विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करता है। तो गैरिसन से आप याद रखिएगा ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन गैरिसन ने किया था उपलब्धि परीक्षण में। ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन किसने किया, गैरिसन ने किया था उपलब्धि परीक्षण में। फिर इसके बाद आती है इवेल की परिभाषा। इवेल ने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण विकल्प है जो कि विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। इवेल ने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण से विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन होता है। फिर आती है अंतिम परिभाषा उपलब्धि परीक्षण की जो दी है थार्नडाइक और हेगन ने। थार्नडाइक और हेगन ने कहा है कि जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा है। ये किसने कहा है, थार्नडाइक और हेगन ने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण का जब अपन प्रयोग करते हैं तब हम ये जानना चाहते हैं कि जो विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है बालक ने, उससे उसने क्या सीखा है। तो ये किसने कहा है, थार्नडाइक और हेगन ने कहा है। अब अपन बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों के बारे में। उद्देश्य क्या क्या है उपलब्धि परीक्षण के। उपलब्धि परीक्षण से क्या होता है, शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच की जा सकती है। बालकों में जो विभिन्न कौशल हैं उनका विकास उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। बालकों की जो प्रगति हुई उसका तुलनात्मक अध्ययन भी उपलब्धि परीक्षण से कर सकते हैं कि उसने कितना सीखा है। शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उनका पता लगाना कि वह प्राप्त हुए या नहीं, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से इनका पता लगाया जा सकता है। बालक के सामने जो अधिगम कठिनाइयां आ रही हैं उनका
उनका भी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। और बालकों की विभिन्न विषयों और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति क्या है, कितना सीख रहे हैं वे, उनका स्तर कितना ऊंचा उठा है, तो ये भी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। और बालकों की उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना कि बालक किस स्तर पर पहुंचा है, तो ये भी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण के पद या चरण कौन कौन से होते हैं। याद रखिएगा, उपलब्धि परीक्षण के 5 चरण या सोपान होते हैं। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण में क्या होगी, योजना बनाएंगे, फिर उस योजना के बारे में तैयारी करेंगे, और फिर परीक्षण का प्रशासन करेंगे, और अंत में परीक्षण का अंकन या फलांकन देंगे, और सबसे अंत में क्या होगा, परीक्षण का मूल्यांकन किया जाएगा। तो उपलब्धि परीक्षण के 5 चरण या सोपान होते हैं। परीक्षण की योजना सबसे पहले बनाई जाती है, फिर उस योजना की तैयारी की जाती है, और फिर प्रशासन किया जाता है उस योजना का, और अंत में अंकन या फलांकन करते हैं कितना स्तर पहुंचा है, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं अंतिम चरण में। तो 5 चरण या सोपान होते हैं उपलब्धि परीक्षण के। अब अपन देखते हैं उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं। याद रखना, उद्देश्य के आधार पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कितनी बार, पिछली बार तो बोनस मिला था इसमें। उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। पहला तो होता है सामान्य उपलब्धि परीक्षण, और दूसरा होता है निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण। ये तो होता है उद्देश्य के आधार पर। फिर अपन बात करते हैं कि परीक्षा विधि के आधार पर उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं। तो परीक्षा विधि के आधार पर उपलब्धि परीक्षण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक परीक्षा के आधार पर, फिर होता है प्रायोगिक या क्रियात्मक परीक्षा के आधार पर, फिर होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर, फिर होता है निबंधात्मक या विषयनिष्ठ परीक्षा के आधार पर। तो याद रखना, इनका कंफ्यूज मत होना। उद्देश्य के आधार पर तो 2 प्रकार, सामान्य और निदानात्मक, और परीक्षा के आधार पर 4 प्रकार की परीक्षा, मौखिक, प्रायोगिक, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं डगलस और हॉलैंड जो हैं, इन्होंने उपलब्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा है। तो डगलस और हॉलैंड ने उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो होता है प्रमाणीकृत या प्रमाणिक परीक्षण, दूसरा है अप्रमाणीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डगलस और हॉलैंड द्वारा उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो होता है प्रमाणीकृत अर्थात प्रमाणिक परीक्षण, दूसरा है शिक्षक निर्मित या अप्रमाणीकृत परीक्षण। सबसे पहले अपन बात करते हैं अप्रमाणीकृत परीक्षण के कितने प्रकार हैं। तो 2 प्रकार है अप्रमाणीकृत में, आत्मनिष्ठ परीक्षण जो कि 2 प्रकार का होता है, मौखिक परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण। फिर इसके बाद आएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो होता है, ये विद्यार्थियों की विषय योग्यता का मापन करता है। सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो था उद्देश्य के आधार पर, ये क्या करता है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थियों की विषय योग्यताओं का मापन करता है। जबकि निदानात्मक परीक्षण जो है उद्देश्य के आधार पर दूसरा प्रकार था निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कमजोरियों का पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत, और छात्रों का पिछड़ापन दूर किया जाता है उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से। तो आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सामान्य उपलब्धि परीक्षण तो विद्यार्थियों की विषय योग्यता का मापन करता है, और निदानात्मक में क्या किया जाता है, विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो कमजोरियां आती हैं उनका पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षा में। फिर इसके बाद सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए होते हैं, जबकि निदानात्मक परीक्षण कमजोर और पिछड़े बालकों के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं क्योंकि उनकी कमजोरियों का पता लगाया जाता है। सामान्य उपलब्धि परीक्षण में समय और धन अधिक नहीं लगता है, जबकि निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण में समय और धन अधिक लगता है क्योंकि निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण के बाद उपचारात्मक परीक्षण की जरूरत होती है। निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण में छात्रों की कमजोरियों का पता लगाएंगे, और कमजोरियों का जब पता लग जाएगा तो उनको दूर करने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाएगा, उपचारात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाएगा, जिसमें समय और धन अधिक व्यय होता है। फिर इसके बाद आता है निदानात्मक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण द्वारा पहचाने गए समस्यात्मक बालकों की समस्या के कारणों को जानने के लिए किया जाने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। याद रखिएगा, निदान का मतलब है छात्रों की समस्याओं के कारणों को जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। फिर आता है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पहचाने गए कारणों को दूर करते हुए समस्यात्मक बालकों को दोबारा से पढ़ाना और आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान एक श्रेष्ठ शिक्षक उन विद्यार्थियों को कभी भी साथ नहीं बैठाता जो कि पहले ही अधिगम कर चुके हैं और सीख चुके हैं। तो याद रखिएगा, उपचारात्मक में तो निदानात्मक परीक्षण के दौरान जो समस्याएं आई थी उनको दूर करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। और उपचारात्मक शिक्षण में केवल वही विद्यार्थी बैठते हैं जो कि अधिगम में समस्या आ रही है उनको।
फिर इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण में अध्यापक बालक के चारों भाषा कौशलों LSRW अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में निहित कमियों को दूर करता है। अब उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, रीट वाले एग्जाम में, याद रखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। आपके सामने इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, पिछड़े बालकों को हीन भावना से बचाना, समय और शक्ति की बचत करना, अपराधी प्रवृत्ति के बालकों को उचित मार्ग निर्देशन देना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, हकलाने तुतलाने वाले बालकों की समस्या दूर करना। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अगले उद्देश्यों के बारे में। तो गंभीर संवेगों से जो पीड़ित बालक हैं उनकी अक्षमताओं को दूर करना, भाषा के स्तर को उन्नत बनाना और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालकों को पढ़ाना उपलब्धि परीक्षण के उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब अपन बात करते हैं शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। इससे 2015 में भी कंटिन्यू क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा। और 2018 में भी रिपीट हुआ है, आप देखना क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा कि ब्लूम ने जो शिक्षण उद्देश्य वर्गीकृत किए हैं इनका क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ब्लूम तथा उनके सहयोगी जो थे उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय में शिक्षण उद्देश्यों के तीनों पक्षों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा ब्लूम तथा उनके सहयोगी जो थे उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय जो है इसमें शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत 3 पक्षों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और उद्देश्य 3 पक्ष कौन कौन से थे? शिक्षण उद्देश्य जो 3 प्रकार के हैं वो हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और जो क्रियात्मक उद्देश्य जो है इसे क्या कहते हैं? मनोपेशीय उद्देश्य कहते हैं। शिक्षण उद्देश्य में मूल्यांकन के आयाम भी ब्लूम ने दिए थे और शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत जो ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है ये किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था। तो शिक्षण उद्देश्य के 3 प्रकार याद रखिएगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या मनोपेशीय। ब्लूम के अनुसार भी सीखने के उद्देश्य 3 प्रकार के हैं, ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक में क्या आएगा? ज्ञान, बोध और प्रयोग आएगा। भावात्मक में क्या आएगा? आग्रहण, प्रतिक्रिया और आकलन। फिर आएगा क्रियात्मक या मनोपेशीय जिसमें क्या आएगा? प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया। ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था कब किया था? याद रखिएगा ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण दिया था वो 1956 में दिया था। याद रखिएगा तीनों अलग अलग ने दिए हैं। ज्ञानात्मक का तो ब्लूम ने दिया था 1956 में। फिर आएगा ब्लूम, क्रोथविल और मसुआ, एक ही नाम है ये, ब्लूम, क्रोथविल और मसुआ ने 1964 में भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। याद रखना तीनों ने अलग अलग किए हैं। ब्लूम ने तो ज्ञानात्मक पक्ष का किया था और फिर भावात्मक पक्ष का किया था 1964 में ब्लूम, क्राथविल और मसोवा ने। फिर आया था सिम्पसन ने 1969 में क्रियात्मक या मनोपेशीय पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। याद रखना इन तीनों को क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में हर बार आ रहा है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो याद रखना। ब्लूम ने तो 1956 में दिया था ज्ञानात्मक का, भावात्मक का दिया था 1964 में ब्लूम, क्राथविल और मसोवा ने, और सिम्पसन ने 1969 में किसका दिया था? क्रियात्मक या मनोपेशीय पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ब्लूम ने जो शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ मूल्यांकन के आयाम भी दिए, जिसमें कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं। याद रखना 2 प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, 2015 में तो आया था। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? ब्लूम ने। और मूल्यांकन के आयाम दिए हैं किसने दिए हैं? ब्लूम ने। इसमें 3 प्रकार के सोपान होते हैं मूल्यांकन के आयाम में। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। इसमें सत्य में से भी आ सकता है। याद रखना कि ब्लूम द्वारा दिए गए मूल्यांकन आयाम के 3 सोपानों में से कौन सा नहीं है? तो याद रखना 3 सोपान है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये 3 सोपान है मूल्यांकन के आयाम में जो कि ब्लूम द्वारा दिए गए हैं। अब आते हैं शिक्षण उपागम की तरफ। हर्बर्ट शिक्षण उपागम, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे मिलान प्रश्न पूछा था कि हर्बर्ट ने कौन सा उपागम दिया था? स्मृति स्तर को प्रदर्शित करता है हर्बर्ट शिक्षण उपागम। याद रखना मिलान क्वेश्चन आया था 2015 में। हर्बर्ट शिक्षण उपागम किस स्तर को प्रदर्शित करता है? याद रखना स्मृति स्तर को तो प्रदर्शित करता है हर्बर्ट का शिक्षण उपागम, स्मृति स्तर को। फिर आएगा मॉरिसन का किसको करता है? बोध स्तर को। और हंट का किसको करता है? चिंतन स्तर को। याद रखना हर्बर्ट का स्मृति स्तर को, मॉरिसन का बोध स्तर को और हंट का चिंतन स्तर को प्रदर्शित करता है। यह आपका टॉपिक हो चुका है कंप्लीट मूल्यांकन वाला, और आपकी एसएस की यूनिट 12 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। मेहनत लगी आपके मैटर कलेक्ट करने में, बनाने में, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए।
अगले वीडियो में अपन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।